इस चार्ट के बारे में हम पूरा एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। तो पहली बात तो ये है कि ये टोटल जो चार्ट है ये हमारा बना किसके लिए है, डेटा यूनिट चार्ट इसको कहते हैं। डेटा यूनिट चार्ट मतलब जब भी आप डेटा को कहीं मेज़र करेंगे, डेटा को मेज़र करेंगे मतलब डेटा का स्पेस, तो उसके लिए हम इस चार्ट को अपनी मेमोरी में रख के चलेंगे। क्योंकि ये चार्ट अगर मेरे पास नहीं है तो हम डेटा को काउंट कैसे करेंगे। अब डेटा को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रेशियो ने बना रखा है 0 और 1। तो 0 1 क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो मिनिमम यूनिट है वो 0 1 कहलाता है। और 0 1 से जो नाम है इसका नाम होता है क्या, बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। तो अगर कहीं बात होती है कि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट नाम क्या है तो आप कहेंगे बिट। तो फुल नेम क्या है, बाइनरी डिजिट। लेकिन ये नाम लोगों को अलग अलग पता होता है, बिट और बाइनरी डिजिट, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसी का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि बिट को ही बाइनरी डिजिट कहा जाता है, बाइनरी डिजिट को ही बिट कहा जाता है, यानी दोनों एक ही पॉइंट की बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि एग्जैक्टली देखा है तो ये कंप्यूटर में एक फ्रीक्वेंसी है, एक करंट है, एक करंट है, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम लोग के लिए जो करंट और फ्रीक्वेंसी है वो किस फॉर्म में है, प्लस और माइनस। तो प्लस क्या है 1 और माइनस क्या है 0। तो ये एक क्या हो गया, ये हमारा अपने जनरल लाइफ में जो करंट होता है उसकी बात करते हैं। तो कंप्यूटर को भी सिग्नल चाहिए, करंट चाहिए, उसके ब्याह पे उसी के बेस पर सारे उसके यूनिट्स काम करती हैं। जैसे रैम है, रोम है, इंटरनल सर्किट में जो करंट जा रहा है वो करंट किस फॉर्म में जा रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में जा रहा है। अब बड़ी अजीब बात लगती है कि ये 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में कैसे जा रहा है, कंप्यूटर इस पर कैसे काम कर रहा है। तो ये सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, आपका मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा टैबलेट, हमारा जो अभी जो लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली एलईडीज आ रही हैं, टीवी आ रही है, स्मार्ट टीवी, इन सब का सिस्टम एक कर दिया गया, लाइट एमिटिंग डिवाइस। हाँ। अब इनसे क्या हो रहा है कि जब ये सारी डिवाइस एक हो गई तो 2012 के बाद से हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी किसी भी डिवाइस को जोड़ ले रहे हैं, कंप्यूटर से, टीवी से, और सब आपस में इंटर कनेक्टेड हो जा रही हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी एक कर दी गई। पहले ये 2010 के पहले ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस समय सारे का जो टेक्नोलॉजी बेस था वो एक नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही, उसके पीछे वजह यही थी कि हम हर एक अपने डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट कर सके। चलो दूसरी बात ये आ रही है कि हमें मेरे सामने एक टेबल आ गया जिसमें कहा जाता है 4 बिट इज इक्वल टू होता है 1 निबल। बहुत पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस नाम के बना लोग रख लेते थे कि निबल इंस्टीट्यूट। तो निबल इंस्टीट्यूट मतलब 4 बिट। अब 4 बिट क्या होता है, 0 और 1 बिट तो समझ में आया, 4 बिट क्या है। तो जब अगर हम कुछ ऐसी बात लिख रहे हैं 1 0 1 0, तो ये काउंटिंग में कितने हो गए, ये हो गए आपके 4। तो 8 कैसे होगा, जैसे हमने लिखा 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 8, ये 8 बिट है। अब ये बिट कहाँ है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई एक लेटर टाइप करते हैं, ठीक है, एक लेटर मतलब चाहे ए हो, चाहे 1 है, चाहे स्पेस हो, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, इतने फॉर्म में समझेगा अपनी मेमोरी में। अब मेमोरी में कहाँ समझेगा, तो कंप्यूटर है या मोबाइल है, ये इसकी मेमोरी, यानी वो मेमोरी जहाँ पर वो समझता है, वो पार्ट किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर जो किसी सिचुएशन को समझता है, वो सिचुएशन वाला जो कंट्रोलिंग है वो कौन सा पार्ट करता है, तो वो पार्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू का काम है कि आपके डेटा को समझना। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। सीपीयू का मतलब ये नहीं कि ये वाला सीपीयू, बड़ा वाला सीपीयू जो हमारे कंप्यूटर में दिखता है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। तो वो प्रोसेसर, वो सीपीयू ही सारे कैलकुलेशन को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमारे सीपीयू की जो स्पीड होती है ना, उसमें आगे लगा होता है हर्ट्ज, मतलब समथिंग, अगर हम बात करते हैं 2.4, तो आगे लगा होगा गीगा हर्ट्ज। यानी इसको अगर हम कहेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है 2.4 गीगा हर्ट्ज।
तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना। सीपीयू में क्या होता है, स्पीड होती है, सीपीयू में स्टोरेज नहीं होता। सीपीयू सिर्फ स्पीड में काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन में भी स्पीड भी है और स्टोरेज भी है, लेकिन वहाँ पर क्या है, सीपीयू सिर्फ स्पीड का काम कर रहा है, यानी कितनी तेज वो ट्रांसलेट करेगा। जब भी हम कभी अपने कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ए, तो हमारे मॉनिटर पे यहाँ पर, इसको हम क्लियरली यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे ये हमारा मॉनिटर है, हमने कीबोर्ड से लिखा ए, हमको दिख रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर के प्रोसेसर में इस पर क्या काम किया, तो उसने कहा आपने जो कीबोर्ड से लिखा ना ए, यानी इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन बने हुए हैं, बहुत सारे बटन बने हुए हैं, आपने कहा यहाँ से हमें प्रेस किया ए, तो उसने उसके बाद इस सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा था, उसने उस पर क्या काम किया, उसने इस ए को समझा ऐसे, इस फॉर्म में, जो भी इसका ट्रांसलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई, तो क्या इसकी वैल्यू यही आई, ये समथिंग 8 में 3, ठीक है, 1 0 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है काउंटिंग, लेकिन ये काउंटिंग हमने एक रफ एग्जाम्पल बताया। समझ आ रही बात कुछ कुछ। तो ये ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर हो रहा है, लेकिन उसने ये काम किया, उस आपने लिखा, टाइप किया ए, उसकी मेमोरी में गया, उसने उसको फटाफट ये काम करके आपके स्क्रीन पे दिखा दिया ए, लेकिन ये काम उसने इतनी तेज किया कि हमको लगा कि अरे ये तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, मैंने यहाँ कीबोर्ड से टाइप किया, मॉनिटर पर आ गया, तो उसको सेकंड के 100वें पार्ट में कर रहा है, वो सेकंड के 100 पार्ट से लेके और भी ज़्यादा स्पीड के अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेट करता है, और ये स्पीड जो होती है मिलियन में जाती है, 1 सेकंड के मिलियन में वो ट्रांसलेट करता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो 1 सेकंड के मिलियन में ट्रांसलेट करेगा। अगर हम नॉर्मल पीसी या लैपटॉप की बात करते हैं तो 1 सेकंड के 100वें या 1000वें पार्ट में लेके जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा ही एग्जैक्टली हो रहा है। यही तुम्हारे मोबाइल में हो रहा है भाई, हमारे मोबाइल में भी तो ये टेक्नोलॉजी चल रही है। कैसे चल रही है भाई, आगे बताएंगे। तो अभी हमने एक बात देखा कि ये जो चार्ट आ रहा है, पहले आता है क्या, अब जब आप इस बाइट को करते हैं, बाइट का मतलब ये है कि कंप्यूटर में एक डेटा आपने दिया, एक डेटा मतलब क्या हो गया, एक डेटा मतलब ये है कि अगर हमने कंप्यूटर में लिखा ए, तो ये आपका कहलाएगा क्या, 1 बाइट, ठीक है, आपने 1 बाइट का स्पेस कंप्यूटर में टाइप किया। तो जब ये बाइट का जो एरिया है जब बढ़ाते हैं, तो इसके बाद कितना आता है, 1024 होगा, तो बन जाएगा 1 किलोबाइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में जितना भी बाइट या स्टोरेज करते हैं, उसके हिसाब से ये चार्ट हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग आज की डेट में अभी रन कर रहे हैं टेराबाइट में, अभी हमारा जो चार्ट है वो टेराबाइट पे चल रहा है। इसके बाद आगे जो चार्ट आएगा वो पीटाबाइट आएगा, एक्साबाइट आएगा, जेटाबाइट आएगा, योक्टाबाइट आएगा, ब्रोंटोबाइट आएगा। इसके बाद एक यूनिट अभी और आई है। अब ये जो काम है, ये काम आपके कंप्यूटर के किस जगह पर है, मतलब ये जो स्टोरेज है ये कंप्यूटर में कहाँ है, तो ये स्टोरेज हमारे रैम से जुड़ी हुई है। ये टेबल हमारे स्टोरेज के सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, एनवीएमई, मोबाइल फ़ोन, इसमें स्पेस से जुड़ी हुई है, यानी स्पेस और कह सकते हैं स्टोरेज से। तो ये एक तरह से क्या हो गया, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज चार्ट हो गया। आ रही बात समझ में। तो डेटा स्टोरेज का चार्ट है जिसको हम इस टेबल से समझते हैं। अब हम इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे ना समझ के उसी के टेबल में समझेंगे, है ना। दूसरे टेबल में देखने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं इस टेबल को क्लियर कर दे रहा हूँ।
नेक्स्ट डायग्राम बना देंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसी लैपटॉप। कुछ नहीं चलेगा उधर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसी इस लैपटॉप में क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले एक चार्ट आएगा, फिर दूसरा चार्ट आ जाएगा, फिर अगेन एक और चार्ट आ जाएगा जिसको हम अभी समझेंगे आगे क्या होता है। अब ये चार्ट आ रहा है जिसमें हमने स्पेशली बना रखा है। तो सबसे पहले आती है बात सीपीयू, देन आता है आपका इनपुट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आउटपुट, और ये हमारा आ जाएगा स्टोरेज, और ये पार्ट हमारा आ जाएगा मेमोरी। सीपीयू मेनली किन किन पार्ट्स यानी किन किन टीम मेंबर के साथ काम करता है? तो इसमें आता है एक ए एल यू, दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा आ जाएगा रजिस्टर, फिर आ जाता है कैचे। तो हमारा जो अब हम पहले इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके डायरेक्शन को कवर कर लेंगे। ये चार्ट हमारा कैसे काम करता है? यहाँ पर एक डायरेक्शन ऐसे बनेगा, एक डायरेक्शन ऐसे बनेगा। डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? तो वो पार्ट आता है इनपुट, यानी डेटा को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो इनपुट का सबसे मेन क्या होगा? कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड माउस से डेटा दे सकते हैं। और हम लोग कंप्यूटर को डेटा कैसे पहुंचा सकते हैं? सर ईमेल वगैरह करके। तो इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा स्टोरेज। सर माइक। स्टोरेज से जा सकता है ना, स्टोरेज सारे आ जाएंगी। फिर आ जाएगा क्या? इसके बाद आ जाता है नेटवर्क, फिर आ जाएगा इंटरनेट, फिर आ जाएगा आपका माइक, ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये सारे मीडियम्स हैं जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा पहुंचा सकते हैं। स्टोरेज में सारे स्टोरेज आ जाएंगे। अब ये डेटा जब आपका आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद यानी डेटा जब कंप्यूटर को देते हैं तो वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? डेटा सबसे पहले डेटा को कौन स्टोर करता है? सीपीयू। ठीक है, तो डेटा सीपीयू कहता है मैं तो स्टोर ही नहीं करता। तो डेटा को स्टोर कौन करता है? डेटा को रोकने का रखने का काम किसका है? मेमोरी का। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा नंबर 1 पे जाएगा वो हो जाएगी मेमोरी, रैम पर। मेमोरी मतलब रैम, ये हमारी रैम है। रैम में डेटा कैसे जाता है? रैंडमली जाता है। रैंडमली मतलब अगर हमने लिखा हेलो तो ई पहले चला गया, एच बाद में चला गया, एल इधर चला गया, ओ इधर चला गया, बस सब है वहाँ पर। बट कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें कि डेटा एक एक करके रहेगा, ठीक है। तो ये डेटा हमारा रैम में चला गया। रैम के बाद क्या होगा? कैचे मेमोरी क्या करती है? उस डेटा का जो मेन पार्ट है वो कॉल कर लेती है, ठीक है, डेटा को कॉल कर लेती है। जैसे मान लो भाई अगर हम एक स्कूल में है और हमें क्लास के सारे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे देंगे? सारे ही स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना है प्रिंसिपल को, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या सारे बच्चे वहाँ पर भीड़ लगाएंगे? ये और क्या तरीका है, और क्या सिस्टम है, कैसे इन्फॉर्मेशन है? और क्या तरीका है? या तो हम क्लास टीचर को बुला लें, है ना, टीचर्स को बुला लें। तो कैचे क्या करता है? उसमें से जो मेन डेटा है उसको अपने पास बुला लेता है और
जब वो डेटा आ जाएगा यानी क्लास टीचर आ जाएंगे तो पीछे बच्चे भी आ जाएंगे। तो मेन डेटा को अपने पास बुलाता है और कहता है आप लोग आगे जाइए, बाकी तो आपके साथ आ ही जाएंगे। तो इसीलिए हमारी डिवाइस में स्पीड बढ़ाने के लिए कैचे सिस्टम आ गया। कैचे यानी एक तरह की मेमोरी। तो कैचे कैसी मेमोरी है अभी हम लोग आगे के चार्ट में जानेंगे। तो फिलहाल कैचे होने से हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है या मोबाइल है इसकी स्पीड फास्ट हो गई। तो इसीलिए आज की टाइम में हमारे पास कितनी कैचे आ रही हैं, 1 2 3 4 5 तक कैचे पहुंच गई हैं। जितनी कैची बढ़ेंगी उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो कैचे ने क्या किया कि कुछ डेटा को अपने पास बुला लिया, फिर इसकी रजिस्टर में एंट्री करा दी कि आप लोग अपनी एंट्री करा लो। फिर कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है डेटा आपका सही जा रहा है। तो ये कंट्रोलर जो है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसने फिर इस डेटा को यहाँ बुलाया और कहा आप लोग सीधे यहाँ पहुँचो ALU में, जाके वहाँ चेकिंग कराओ। अब वहाँ पे चेकिंग क्या हो रही है, वहाँ पर चेकिंग यही हो रही है कि आपके कितने 1 1 हैं, कितने 0 0 हैं, कितना आपके साथ यूनिट चल रही है, कितनी यूनिट चल रही है। ये सब कैलकुलेशन कौन करेगा, ALU। आपको आपने कुछ लिखा है तो उसके बारे में कैलकुलेट करेगा, आपने कोई फॉर्मूला लगाया है तो उसके बारे में कैलकुलेशन करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ तक, इसको हम लोग CPU कहते हैं ना। ये CPU एग्जैक्टली क्या है, ये हम लोग समझ रहे हैं प्रोसेसर को। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखो एग्जैक्टली एक्चुअली होता नहीं है, बना दिया गया है। मेन जो है कंप्यूटर का, अगर कोई सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा है तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से फुल फॉर्म जानता है, कोई हार्डवेयर पढ़ रहा है तो हार्डवेयर के हिसाब से फुल फॉर्म जानता है, कोई कोडिंग कर रहा है तो कोडिंग के हिसाब से फुल फॉर्म बना दिया। तो फिलहाल ये सारा पार्ट का है CPU का। CPU कितना बड़ा होता है एग्जैक्टली, उसकी टोटल साइज इतनी ही बड़ी होती है, देखा है ना CPU को, प्रोसेसर। तो अब जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि भाई आप लोग, अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, इसको आगे फॉरवर्ड करता है कि अब आप लोग पहुँचिए, टाइम हो गया, पहुँचेगा मॉनिटर पर। तो हमें जाके इन्फॉर्मेशन दिखती है मॉनिटर पर, लेकिन लगता है कि ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, डायरेक्टली मॉनिटर पे हमें दिख रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कंप्यूटर इसको बहुत स्पीडली काम कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा पता ही नहीं चलता है कि मॉनिटर पे कभी गया भी कुछ, लगता वहीं पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉनिटर पर, जैसे यहाँ पे चित्र बना ना कि मॉनिटर पर भेजा, तो मॉनिटर अपने पास कुछ लाता नहीं है। हम जो मॉनिटर पे देखते हैं इंफॉर्मेशन, वो मॉनिटर हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वहीं की दिखा रहा है। हम मॉनिटर को कुछ भेज नहीं रहे हैं। जैसे ये एरो बना है ना, ये एरो देखा है तो गलत है कि हम मॉनिटर को भेज रहे हैं, मॉनिटर को हम कुछ नहीं भेज रहे हैं। अगर हम मॉनिटर पे काम कर रहे हैं, मॉनिटर को इन्फॉर्मेशन गई तो मॉनिटर हटाने पर डेटा चला जाना चाहिए। तो हम मॉनिटर हटा दें तो डेटा मेरा वहीं का वहीं सेफ है। तो मतलब मॉनिटर को हम कुछ भेजते नहीं है, मॉनिटर हमें सिर्फ यहाँ की इंफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। फर्स्ट आउटपुट में क्या होगा, मॉनिटर, ये फर्स्ट आउटपुट है। सेकंड आउटपुट में प्रिंटर, फर्स्ट आउटपुट मॉनिटर, सेकंड आउटपुट में प्रिंटर, फर्स्ट आउटपुट में मॉनिटर। देन आगे भी तो हो सकता है कि हमने एक और स्क्रीन पे शेयर कर लिया, स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया शेयर। पहले तो हम मॉनिटर पे ही देखेंगे, उसके बाद हम शेयर करेंगे, प्रिंट करेंगे। हमारी बात समझ में। तो मतलब ये है कि सबसे पहले हम मॉनिटर पे ही इंफॉर्मेशन देखेंगे, देन हम अगला काम करेंगे। और साथ ही साथ हमें एक काम और करना है, जैसे हमने कुछ कंप्यूटर पे वर्क किया, वर्क आपने कहाँ किया, मान लिया आपने वर्ड में कुछ टाइप किया, कुछ टाइपिंग वर्क है। अब ये टाइपिंग वर्क जो तुमने किया, इसको आप सेव करने के लिए क्या करोगे, सेव करने के लिए हम सेव करेंगे। सेव करेंगे तो ये डेटा कहाँ सेव होगा, है ना, सेव करेंगे तो डेटा कहाँ सेव होगा, स्टोरेज में। और हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज है वो क्या है,
मेन हमारी हार्ड डिस्क है। हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज है वो कहाँ है? हार्ड डिस्क है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? ये फोल्डर्स हैं। तो हम जो भी स्टोर कर रहे हैं वो स्टोरेज ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है? डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है। और ये सारा डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, ये फोल्डर्स हैं, लेकिन ये हैं किस में? हार्ड डिस्क में, है ना? ये सब कहाँ है? हार्ड डिस्क में है। और हार्ड डिस्क में हम जनरली जो भी वर्क करते हैं वो ये जितना भी फोल्डर है ये हमारे हार्ड डिस्क में किस ड्राइव में होता है? सी ड्राइव में। दुनिया के सारे लैपटॉप, सारे कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ पे काम हो रहा है उसमें ये जो फोल्डर्स हैं ये ऑटोमेटिकली कहाँ होंगे? सी ड्राइव पर होंगे, जिसमें ये फोल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। फुल फॉर्म है क्या सी का? सी का फुल फॉर्म नहीं है। सी का मतलब ये है कि ए बी सी डी, मतलब ड्राइव्स होती हैं ये। लेकिन हर एक कंप्यूटर में ये सी से स्टार्ट क्यों होता है? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। हर एक कंप्यूटर में सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ये ए ड्राइव से भी जाना जाता था। ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव। तो सी ड्राइव किससे होती है? हार्ड डिस्क के लिए होती है। और ए बी ड्राइव किसके लिए होती है? ये होती है फ्लॉपी डिस्क के लिए। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क आनी बंद हो गई, इसकी ड्राइव आनी बंद हो गई, इसलिए ए और बी ड्राइव साइलेंट हो गई। इसीलिए हर लैपटॉप कंप्यूटर में हम लोग कहाँ से देखते हैं? सी ड्राइव से देखते हैं। यानी ए और बी ड्राइव आनी बंद हो गई तो हमें मिल नहीं रही है। तो सी ड्राइव मतलब आपकी हार्ड डिस्क के बारे में बात हो रही है। तो हार्ड डिस्क में सिर्फ सी ही नहीं है, हो सकता है फिर डी भी हो, ई भी हो, नहीं है तो होना चाहिए। ये सारे जो स्टेप्स हैं इसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में भाई आपके सी ड्राइव है, डी ड्राइव नहीं है, तो डी ड्राइव बनाओ, बनाइए। डी ड्राइव आनी चाहिए, नहीं तो तुम स्टोर कहाँ करोगे? भाई तुमने कहा बहुत फोटोज रखनी है, वीडियोस रखनी है, तो क्या सब उठा के सी में रखेंगे? कैसे बनाएंगे सर डी ड्राइव? अभी उसकी बात करते हैं आगे कि डी ड्राइव कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल अगर हमारे लैपटॉप में सिर्फ सी ड्राइव मिल रही है, जैसा कि आजकल हो रहा है, जो नए लैपटॉप रेडीमेड आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही ड्राइव होती है, सी ड्राइव। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव बन के आ रही है, तो हमें उसको डी और ई ड्राइव, उसमें एटलीस्ट 2 ड्राइव बना देना चाहिए। किसके लिए? हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए ये ज़रूरी है। तो अभी हमने इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसी लैपटॉप क्यों समझा? क्योंकि ये डायग्राम हमारे पीसी लैपटॉप से ज़्यादा रिलेटेड है। क्या ये डायग्राम हमारे मोबाइल पे भी वर्क करता है? मोबाइल का सिस्टम थोड़ा सा बदला हुआ है, मोबाइल और टैबलेट पर ये उतना सूट नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम लोग मेनली इस डायग्राम को समझते हैं पीसी और लैपटॉप पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये था इनपुट, ये था सीपीयू, और ये हमारा आउटपुट है यानी मॉनिटर पे देखने के लिए, और ये स्टोरेज सेक्शन है जहाँ पर हम स्टोर करेंगे डेटा को। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा तो मेरा यहीं सेव होगा, उसके बाद हम चाहें तो उसको पेन ड्राइव में, अदर मेमोरी स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं सिर्फ रैम आ रही है, तो रोम का क्या काम है? सर जब भी मैसेज या कॉल मैसेज या किसी भी इशू करते हैं, जो सबसे पहले आता है लेटर, वो रोम की वजह से आता है। तो रोम का काम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कह रहा है मुझे आपके डेटा से, एक यूज़र के डेटा से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंपनी ने दे दिया। कंपनी ने कैसा इन्फॉर्मेशन दिया? जब लैपटॉप हमने ऑन किया तो लिख के आ रहा है लेनोवो एनर्जी, तो वो डेटा कौन दिया है? कंपनी ने दे दिया, उस चिप में फीड कर दिया। वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रोम दे रहा है। तो कह रहा है मुझे आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इन सब चार्ट में रोम की बात नहीं करते, और रोम से हमारे वर्क से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से आपका चाहे मोबाइल हो, मोबाइल जब आप ऑन करते हैं तो लिख के आता है स्टार्टिंग सैमसंग, और वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रोम।
या हम लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है स्टार्टिंग में, जैसे पहले बहुत पहले एच वाले लैपटॉप आते थे तो ऑन करने के बाद उनकी फ़ोटो आती थी, तो ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया? रोम ने। उनकी फोटो हटाए सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोडिंग करवाई है। वो कोडिंग से उस रोम में मैसेज पहुंचाया गया, तो क्या आपको वो कोडिंग आती है? वो कोडिंग की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए एक स्पेशल लैब होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि रोम का हमारे डेटा से कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे पहले आपके लैपटॉप या पीसी में या मोबाइल में जो मेमोरी काम करती है, जो वर्क करती है, वो मेमोरी कौन सी होती है? रोम। सबसे पहले ये मेमोरी एक्टिव होती है, क्योंकि जब ये एक्टिव होगी तभी आपकी डिवाइस एक्टिव होगी। और ये एक्टिव क्या करती है? ये कहती है कि मुझे सारे टीम वालों को देखने दो, मुझे मेरे पास सारी टीम की इंफॉर्मेशन है, वो सारे टीम वाले लोग हैं कि नहीं हैं, सही है कि नहीं। तो ये सारी चेकिंग कौन करता है? रोम। और ये चेकिंग कब करता है? जैसे ही आपने डिवाइस को ऑन किया तो विद इन 2 सेकेंड्स में ये काम हो चुका होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर इन लोग का वर्क स्टार्ट होता है, फिर रैम स्टार्ट होती है, फिर स्टोरेज स्टार्ट होती है, फिर इन लोग का स्लोली स्लोली वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ब्लॉक डायग्राम को, पीसी के ब्लॉक डायग्राम को समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चल रहा है सौरभ रिकॉर्डिंग? अब यहाँ पर हमने कॉलर माइक नहीं लगाया, ये करो भैया, वॉइस थोड़ा कम जाएगी, देखते हैं। चलो मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट में एक चार्ट बनता है। चलो मेमोरी यूनिट के पहले हम एक पॉइंट और समझते हैं। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझेंगे। जिसमें 2 पार्ट आएगा। एक आ जाएगा हार्डवेयर, देन आ जाएगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? आईओ। सबसे पहले आईओ डिवाइस आती है, देन क्या आता है? मेमोरी, फिर आता है प्रोसेसिंग, फिर आता है स्टोरेज। तो क्या है इसके बारे में समझेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाएगा ओएस पहला, ये क्या हो जाएंगे? एप्स। दूसरा, तीसरा हो जाएगा यूटिलिटी एंड अदर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईओ में क्या क्या आता है। इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब सारे कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड मॉनिटर, ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है जो इनपुट आउटपुट का काम करता है। इनपुट आउटपुट में स्पीकर्स भी आते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मिनिमम की बात हो रही है। तो मिनिमम ये आएगा। प्लस आपकी मेमोरी में क्या आता है? रैम। रैम का हमारे वर्क से ज़्यादा लेना देना है, लेकिन रोम भी होना ज़रूरी है। एक हार्डवेयर मतलब पहले बात हो रही है कि कंप्यूटर तैयार है कि नहीं, लैपटॉप तैयार है कि नहीं। तो लैपटॉप तैयार है, ये क्या होगा? सीपीयू। स्टोरेज मतलब एचडीडी, जो अभी एसएसडी और एनवीएमई में 3 वेरिएशन में आ रही है।
अभी के टाइम में जो HDD है, अब HDD धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, SSD और NVMe आ रही है। तो आज के टाइम में अगर हमें लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदना है तो हम क्या देखेंगे, SSD या NVMe है कि नहीं? नहीं तो हमें क्या है, स्पीड डाउन मिलेगी। अभी हम इस पॉइंट पर आते हैं। फिर आती है बात OS। हम लोग का जो OS है, अगर हम OS की बात करते हैं तो कितने OS आते हैं? बहुत सारे OS हैं। असेंबली आ गया, असेंबली लैंग्वेज आ गया, फिर आ गया MS DOS, फिर आ गया विंडोज़, फिर आ गया यूनिक्स, लाइनक्स। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैकिंटोश, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, वो MS DOS, इसमें दोनों होते हैं। विंडोज़ के अंदर MS DOS खुद भी होता है। ऐप्स में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग? नोटपैड, वर्डपैड, ठीक है, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन, HTML कोडिंग। ऐप्स क्या करता है? ऐप्स आपको फाइल क्रिएट करने के लिए कहता है। फाइल क्रिएट हम लोग कहाँ करते हैं? ऐप्स में जाके। तो फाइल क्रिएट यहाँ करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऐप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सर ऐप कोई फुल फॉर्म है ऐप का? अभी आते हैं इस पॉइंट पे। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपकी पूरी डिवाइस को ऑन करेगा। डिवाइस को ऑन करने का काम किसका है? OS का है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मोबाइल ऑन करेंगे तभी तो काम करेंगे। तो उस मोबाइल को ऑन किसने किया? OS ने। मोबाइल में OS क्या है? मोबाइल का OS है एंड्रॉइड। कंप्यूटर या लैपटॉप का OS क्या है? विंडोज़। तो ऐसे ही और भी जो लोग बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं वो लाइनक्स पर काम कर रहे हैं। रेलवे में जो काम हो रहा है या और भी जगह काम हो रहा है वो यूनिक्स पे काम हो रहा है, उसी का एडवांस रेलवे वर्जन। में क्या होता है? रेलवे में बहुत जो उनका जो सॉफ्टवेयर है उस पर काम होता है। जैसे बैंक पे होता है, बैंक पे लाइनक्स पे काम हो रहा अच्छा, है। ये पहले बार इंटरनेट बना कैसे? अभी इंटरनेट की बात नहीं आ रही है ना, अभी तो सिर्फ आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं अभी? MS DOS और विंडोज़ सीख रहे हैं। तो हम पहले MS DOS और विंडोज़ के बारे में समझेंगे। अभी हम जो पूछना है इसे चार्ट के बारे में पूछना है। अभी इस चार्ट में भी वो पॉइंट पूछना है जो हमें मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? MS DOS और विंडोज़, क्योंकि अभी उसी की पढ़ाई बहुत है। तो हम पहले उसी को समझ लें। ऐप्स में जो विंडोज़ के अपने ऐप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, ये अपने विंडोज़ के होते हैं खुद के। यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन, HTML, ये सारे ऐप आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जब इंस्टॉल करते हैं तब जाके ये हमारे PC या लैपटॉप में दिखते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी ना करें तो हमको ये 3 ऐप तो ज़रूर मिलेंगे। हाँ, ये 3 ऐप तो हर एक लैपटॉप कंप्यूटर में मिलेंगे, क्योंकि ये रेसिडेंट होते हैं विंडोज़ के साथ। विंडोज़ में ये रेसिडेंट होते हैं। MS DOS इसका एक पार्ट और है जो एक अलग एनवायरनमेंट पे काम करवाता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे MS DOS को। यूटिलिटी MS DOS में DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर DOS का मेन काम क्या है? ठीक है, तो DOS का मेन काम क्या है? DOS पे हम लोग
तब जाएंगे जब हमें डॉस के कमांड को सिखाया जाएगा। और डॉस के कमांड को कब सिखाया जाएगा? जब आपको डॉस की इम्पोर्टेंस यानी डॉस की पढ़ाई करनी है। तो चूँकि अभी का जो हमारा स्कूल का सिलेबस है या कहीं का भी सिलेबस है, तो उसमें डॉस पर जो स्टडी है वो कम है। ज़्यादा स्टडी कहाँ है? विंडोज़ पर। तो डॉस की स्टडी कम है, लेकिन एक बात और है, डॉस हमारा क्या है? बैक स्टेज है। सारी कोडिंग, सारा जो नेटवर्किंग है, यानी आपको एक बड़े लेवल पे नेटवर्क कंट्रोल करना है, तो ये सब कहाँ करेंगे हम? ज़्यादा अच्छे से डॉस में करेंगे। यानी पूरा विंडोज़ जो स्टैंड कर रहा है वो डॉस के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो कहते हैं ना कि इस बिल्डिंग किस पर खड़ी है? नींव पर। जमीन पे। नींव पर। नींव बनी ना, नींव। तो नींव क्या है? डॉस। डॉस पर विंडोज़ है। अब आते हैं बात की यूटिलिटी में क्या क्या आता है। एंटीवायरस और डिफ्रैग, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो यूटिलिटी मतलब इस पूरे सॉफ्टवेयर को ठीक ठाक रखेगा कौन? ठीक ठाक मतलब आपके विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये सब ठीक कौन करेगा? यूटिलिटी पार्ट करेगा, जिसमें एक आता है एंटीवायरस और दूसरा डिफ्रैग होता है, डिफ्रैगमेंट, इसको कहते हैं डिफ्रैगमेंट। तो डिफ्रैगमेंट से क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। डिफ्रैगमेंट, विंडोज़ हमारा डिफ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली काम करवाता रहता है। तो कैसे काम करता रहता है? जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो डिफ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली बैक स्टेज में काम कर रहा है। तो आपके कंप्यूटर में जल्दी लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन ये पहले नहीं था। बहुत पहले के टाइम में विंडोज़ में प्रॉब्लम आती थी ज़्यादा। तो उस केस में हम लोग डिफ्रैग मैनुअली करवाते थे। डिफ्रैग मतलब जैसे हमने यहाँ पर इसको चलाया, यहाँ पे काम किया, इसको बंद नहीं किया और ऐसे ही लैपटॉप बंद कर दिया, या हमने कई सारी ऐप खोल रखे हैं उसमें ये काम किया और सेव कर दिया, फिर कहीं से कुछ डेटा कॉपी किया, उठा के डिलीट किया। अब ये बहुत सारा इधर उधर काम हुआ। तो ये जो बहुत सारे इधर उधर काम हुए, तो उसको ठीक करने का भी एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो कौन सा है? डिफ्रैग। वो कहता है आपने बहुत डेटा इधर उधर किया, डिलीट किया है, फाइलें बहुत इधर की उधर हुई हैं, तो ज़रा मुझे सेट करने दीजिए। तो ये काम हमारा विंडोज़ ऑटोमेटिकली करवा देता है। ठीक है, तो इसको अगर वैसे मैनुअली करना है तो हम बता देंगे डिफ्रैगमेंट कैसे करते हैं। एंटीवायरस क्या है? वायरस आए तो एमएस में होता ही है, पहले से लग के आता है एंटीवायरस। तो हमारा जो ये विंडोज़ है ना, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अपना खुद का अपना एक एंटीवायरस है, जो किस नाम से आता है? डिफेंडर के नाम से। एक डिफेंडर होता है, एक इसमें होता है फायरवॉल। दो इनकी बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी होती है। दोनों सिक्योरिटी होती है विंडोज़ के अपने पास। हम लोग के कंप्यूटर में जो बचाव करने वाले लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? दो लोग, डिफेंडर होते हैं और फायरवॉल होते हैं। होते तो ही है ना, था एक हो गया विंडोज और एक हो गया आईओएस। iOS नहीं है यहाँ पर, iOS का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ OS है, OS है ना। आई का मतलब क्या है? भाई आईफोन पे थोड़ी जा रहे हैं हम। मतलब दो ही प्रोसेस होता है, एक होता है ये, एक विंडोज है। विंडोज़ तुम्हारा जो है उस पर जो बाहर से वायरस ना आए, मालवेयर ना आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो उसको उसकी जो सिक्योरिटी देखते हैं वो ये डिफेंडर देखता है। डिफेंडर क्या देखता है? ये वायरस से कंट्रोल करता है। डिफेंडर वायरस से कंट्रोल करता है। और फायरवॉल क्या करता है? वो किसी भी तरह की कोई हार्म ना हो आपको, यानी मालवेयर्स वगैरह जो आपके कंप्यूटर में अटैक कर रहे हैं, या और भी कोई वेबसाइट वगैरह चला रहे हैं जिसमें भी वायरस नहीं आया, लेकिन उससे आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कोई हार्म तो नहीं हुआ, तो एक फायरवॉल बना देता है विंडोज़। फायरवॉल मतलब एक आग की दीवार, कि भाई इसके अंदर आप कोई प्रॉब्लम मत करना। तो ये सब कहाँ है, किसके पास है? ये विंडोज़ के पास अपने ही है फायरवॉल।
तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं विंडोज़ में? हाँ, आप प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं कंप्यूटर में? तो ये सब चीज़ें विंडोज़ के पास अपनी है, जो हमारी यूटिलिटी का काम करता है। अदर्स में क्या क्या आता है? हो सकता है आपको सिल्वर वाला छोटा बटन वीडियो नीचे नीचे सिल्वर छोटा छोटा वाला कटर यूज़ करना है, हो सकता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, ऐसे करो वीडियो रिकॉर्डिंग। बस तो ये सब क्या होते हैं? अदर्स होते हैं, या हमें बर्न कराना है। तो बर्न कराना है, बर्न मतलब जलाना। अभी वेट करो थोड़ा या आपको बर्न करना है। बर्न क्यों करेंगे हम? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात समझ लिया है, तो हमें क्या चाहिए? पहले तो चाहिए हार्डवेयर। हमें क्या देता है? हार्डवेयर हमको देता है लैपटॉप या कंप्यूटर। भाई हार्डवेयर में तो आएगा लैपटॉप कंप्यूटर। जब लैपटॉप कंप्यूटर मिलेगा तभी तो हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर हमें अपने हार्डवेयर में कहाँ मिलेंगे? ये सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कहाँ मिलेंगे? इनमें। तो जितना भी तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ है? सब ओएस वगैरह। ये सारा जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है ये आपके इनमें है, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, एनवीएमई में। इसका इनसे मतलब नहीं है स्टोरेज से। मतलब इसमें कहीं स्टोरेज का कोई कैपेसिटी नहीं है, तो सब कहाँ स्टोर है? इसमें। तो जब भी विंडोज़ वगैरह में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम सब कहाँ से जुड़ी हुई है? इनसे जुड़ी हुई है। आ रही बात क्लियर? तो अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब आपके स्टोरेज से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहीं पर तो सारा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। जब ओएस होगा तो ये होंगे, ऐसा नहीं कि ये आ जाएंगे डायरेक्ट, पहले ओएस आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले विंडोज़ आएगा, विंडोज़ आएगा तो अपने साथ इनको भी लेके आएगा। तो इसमें जो सबसे मेन कौन है? ओएस। ओएस हो गया मेन। और जब ये आएगा तो ऐप्स आएंगे, और ये आएगा तो यूटिलिटी मिलेगा, और ये आएगा तो अदर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम बता रहे हैं, इतनी बात लग रहा है ठीक है सौरभ? ठीक है। तो हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जब होगा तभी ये होगा। तो और जब ये होगा तो ये कितना होना चाहिए? तो ये एटलीस्ट 1 2 3 4 होता है हर एक लैपटॉप, हर एक कंप्यूटर में। वर्ल्ड के जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट ये 4 सेक्शन तो मिलेगा ही। इनपुट आउटपुट मतलब क्या क्या हो गया? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर मिल गया, रैम रोम मिल गया, सीपीयू मिल गया, हार्ड डिस्क मिल गई, एक कंप्यूटर तैयार हो गया हमारा। तो ये हार्डवेयर ने एक कंप्यूटर रेडी कर दिया। फिर आ गया सॉफ्टवेयर, यानी ये सॉफ्टवेयर भी हमें रेडी मिल गया। तो यानी पूरा मेरा जो ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ये आपका पूरा लैपटॉप और एक पीसी के बारे में बता रहा है। ठीक है यहाँ पर?